अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेल क्या है। सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है इन विच ऑल दी लाइफ प्रोसेसेस इज आर हैपनिंग। सारे लाइफ प्रोसेसेस उसके अंदर हो रहे हैं। ऑल दी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर हैपनिंग ओवर देयर। तो सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ विच इज़ एबल टू कैरी आउट दी लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि ये एक ऐसा बेसिक यूनिट है जिसके अंदर एक ऐसी मशीनरी आप ये कह सकते हैं जिसके अंदर फर्दर बहुत सारे पार्ट्स हैं और उस मशीनरी का हर पार्ट अपना अपना एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रखता है और अपना हर पार्ट एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इट इज़ लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरीके का स्ट्रक्चर है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर एक 3D इमेज आपको नज़र आ रही है। उस बॉल को अगर मैं टेनिस बॉल को हाफली बीच में से कट कर दूं और उसके अंदर मैं देखूं कि क्या क्या चीज़ें स्ट्रेंड आउट हुई हुई हैं तो वो इस तरीके से आपको नज़र आएगा। अब आप इस डायग्राम को ही देखें कि ये कितनी डाइवर्सिटी रख रही है और वो डाइवर्सिटी इस तरीके से रख रही है कि एक आप देखें एक बॉल है, उसी बॉल के अंदर एक और ये पर्पलिश कलर की बॉल नज़र आ रही है और ये बॉल जो है वो क्या कहलाती है, न्यूक्लियस कहलाती है। और उसके भी तकरीबन 4 पार्ट्स हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोपोर और न्यूक्लियर एनवलप। ठीक है, ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, जो उसकी आउटर बाउंड्री आपको नज़र आ रही है, ये अगर आप इमेज को एनलार्ज करके देखें तो वो कुछ लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन आती है विच वी विल डिस्कस एट लेटर ऑन। अभी हम सारे पार्ट्स को डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। और उसके अंदर जो है वो अगर हम देखें तो यही जो साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड आउट हुआ है, एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है। उसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स नज़र आ रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया आपको नज़र आ रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नज़र आ रहे हैं, पेरोक्सीसोम्स आ रहे हैं, ये गोल्जी बॉडीज़ हैं, ये लाइजोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको और डिफरेंट टाइप की स्ट्रैंड्स इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया नज़र आ रहे हैं। ये एनिमल सेल है तो इसके अंदर सेंट्रियोल्स भी प्रेजेंट हैं। ये आपको ये देखें, ये लगा, ये रहा सेंट्रियोल। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सिक्रीटरी वेजिकल्स भी हैं क्योंकि लाइजोसोम्स जो हैं वो कुछ वेजिकल्स भी सिक्रीट आउट करता है। तो वो जब हम लाइजोसोम्स पढ़ेंगे तो वो, और साइटोस्केलेटन्स ये आपको स्ट्रैंडेड नज़र आ रहे हैं इनसाइड दी साइटोप्लाज्म। तो वो साइटोस्केलेटन्स 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट और एक्टिन फिलामेंट, जो प्रोटीन केराटिन फॉर्मेशन कर रहे हैं डिफरेंट टाइप की हमारी बॉडी के अंदर, वो हैं। और फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी 2 टाइप के हैं। ये देखें, एक तो हैं जिनमें डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, और एक जो है वो विदाउट डॉट्स नज़र आ रहे हैं। जो डॉट्स के साथ आपको नज़र आ रहे हैं दैट मीन्स कि अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम है उनके साथ, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज दी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। और जिनके साथ वो डॉटेड एरिया नहीं है, वो पार्टिकल्स नहीं हैं, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है बिकॉज दे डू नॉट कंटेन राइबोसोम्स। और राइबोसोम स्ट्रैंडेड भी हैं इन द साइटोप्लाज्म और कुछ अटैच्ड भी हैं टू दी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो ये आपका कलेक्टिवली होता है। लेकिन सबसे पहले वी शुड ऑल नो अबाउट द सेल थ्योरी, कि सेल थ्योरी सबसे पहले किसने प्रपोज की थी। सबसे पहले 2 साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे और एक जोलॉजिस्ट थे, शेल्डन एंड शवॉन। इन्होंने पहले बॉटनिस्ट शेल्डन ने, फिर शवॉन ने, तो उन्होंने एक बात कही कि भाई ऑल ऑर्गेनिजम्स ईदर द प्लांट्स एंड द एनिमल्स दे आर मेड अप ऑफ और कंपोज्ड ऑफ 1 और मोर सेल्स। और क्योंकि प्लांट में भी सेल्स होते हैं, एनिमल्स में भी सेल होते हैं। फिर उन्होंने कहा कि सेल जो है वो दोनों का, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है दोनों का, एनिमल्स का और प्लांट्स का भी, यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सेल इज़ मस्ट। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने कही बात कि सेल, विर्श्यू ने एक बात कही, सेल इज़ अ डी नोवो स्ट्रक्चर, यानी कि सेल इज़ ऑलवेज अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, सेल जो है वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होता है, विर्श्यू ने कहा। और ये काफ़ी टाइम बाद कहा था 1858 के अंदर। और 10 फिर ये एक कंबाइनली एक सेल थ्योरी हो गई थी कि सेल हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल से अराइज होगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल शुड बी लिविंग इन नेचर, क्योंकि पहले एक्सपेरिमेंट्स कॉर्क वगैरह पे हुए थे तो कॉर्क बॉडी जो है वो लिविंग नहीं होती, नॉन लिविंग इन नेचर होती है।
तो फिर उन्होंने कहा कि कॉर्क से 2 कॉर्क की बॉडीज़ तो नहीं बन सकती ना, एक वुडन कॉर्क पड़ी हुई है या एक वुडन टेबल है, एक वुड की टेबल से 2 वुड की टेबल्स कैसे बनेंगी? ये तो एक ऐसी बात है कि कोई लॉजिक ही नहीं है। हमेशा लिविंग बॉडी से हमेशा लिविंग बॉडी से लिविंग बॉडीज़ अराइज़ होती है ना, तो नॉन लिविंग से कैसे अराइज़ होगी? तो उन्होंने कहा कि सेल से हमेशा जो प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा वो लिविंग होगा, हमेशा लिविंग बॉडीज़ अराइज़ होंगी। तो इसको हमने कह दिया सेल थ्योरी। फिर अगर हम माइक्रोस्कोप्स की बात करें तो माइक्रोस्कोप भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, और सबसे पहले हमें पता होना चाहिए माइक्रोस्कोप है क्या। वो इंस्ट्रूमेंट जिससे हम स्मॉल टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देख सकें, ऑब्ज़र्व कर सकें, विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेकेड आई, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते उनको हम ऑब्ज़र्व कर सकें, वो हमारा क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोप कहलाता है। अब बहुत सारी टाइप्स होती है माइक्रोस्कोप की, जिनमें से फ़र्स्ट अगर हम बात करें तो वो ये लाइट माइक्रोस्कोप होता है, या जिसे आप सिंपल माइक्रोस्कोप भी कह सकते हो, वो होता है। फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है, यानी कि लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन होती है, जो सनलाइट वगैरह होती है, कॉनकेव मिरर सिंपल लगा हुआ होता है ये। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी 2 टाइप के होते हैं, किसी में माइक्रोस्कोप में मिरर्स लगे हुए होते हैं, किसी में इल्यूमिनेशन के लिए बल्ब भी लगा हुआ होता है, वो थोड़े से इलेक्ट्रिक के ऊपर चलते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक मीडियम उनका सोर्स होती है, और वो ज़ाहिर सी बात है कि उनके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होती है। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में हम वो वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, और कॉलेजेस वगैरह में सिंपल हम लाइट माइक्रोस्कोप्स को यूज़ करते हैं। फिर एक्स रेज़ भी आता है, जिसमें एक्स रेज़ जो है वो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन के तौर पर यूटिलाइज़ की जाती हैं। जैसे आपको सबको पता है, आप सब एक्स रेज़ करवाने के लिए जाते हैं, तो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? एक्स रे है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और उसके थ्रू जो है वो डिज़ीज़ जो भी होता है वो डायग्नोज करते हैं, यही हमारे पास होता है। फिर उसके बाद आ जाता है एक्सरेज़ के बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर क्या होता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट जो होती है वो यूज़ की जाती है एज अ सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि इलेक्ट्रॉन रेज़ जो है वो पास आउट की जाती हैं। फिर उसके बाद फर्दर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ जाती हैं हमारे पास। एक आती है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और एक आती है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर आप जो है वो रिजल्टेंट इमेज जो है वो फ्लोरेसेंट स्क्रीन के ऊपर या फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर देखते हैं, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर रिजल्टेंट इमेज जो है वो आपकी टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर स्कैन होके नज़र आती है। ठीक है, और उसमें आपने 3 चीज़ों का ख्याल रखना है माइक्रोस्कोप में। फर्स्ट इज़ द मैग्निफिकेशन, सेकंड इज़ द रेजोल्यूशन, थर्ड वन इज़ द कंट्रास्ट। बट 2 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्निफिकेशन एंड द रेजोल्यूशन, क्योंकि कंट्रास्ट तो हम जब देखेंगे, जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह में अगर हम इस तरह की कोई चीज़ देख रहे हैं तो, या एक्सरेज़ में। लेकिन इसमें जो सिंपल माइक्रोस्कोप या कंपाउंड होते हैं उनमें हमें ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, मैग्निफिकेशन एंड द रेजोल्यूशन। What is magnification? We should all know first it. Ability to microscope to increase the, सबसे पहले मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? टू जूम इन। आप किसी चीज़ को साइज़ में इंक्रीज़ कर दें, शेप उसका इंक्रीज़ कर दें, साइज़ उसका इंक्रीज़ कर दें, तो वो मैग्नीफाई हो जाता है। तो इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द पावर ऑफ द आई पीस लेंस के ऊपर जो है वो ऊपर पावर लगा हुआ होता है, तो वो जो पावर होता है उससे हमें पता चल जाता है कि 10x है, 20x है, 100x है, 40x है। ये हमारी मैग्नीफिकेशन पावर होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि कितना टाइम हम उसको इनलार्ज करें। इसके अलावा रेजोल्यूशन क्या होती है? साइड में हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट और कोर्स एडजस्टमेंट स्क्रूज़ होते हैं, वो माइक्रोस्कोप को जो है वो क्या कर रहे होते हैं? रेजोल्यूट कर रहे होते हैं, यानी कि वो क्या कर रहे होंगे? मिनिमम रिजॉल्व डिस्टेंस हम कम कर दें, करीब कर दें बिल्कुल अपनी जो है वो स्लाइड को, और कैपेसिटी ऑफ अ माइक्रोस्कोप टू सेपरेट एडजेसेंट फॉर्म्स और ऑब्जेक्ट, और क्लैरिटी उसकी इंक्रीज़ कर दें। जब हम करीब कर देंगे ऑब्जेक्ट को तो क्लैरिटी उसकी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी इमेज हमें, तो रेजोल्यूट हो जाएगी। कंट्रास्ट क्या होता है? इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश वन पार्ट ऑफ अ सेल फ्रॉम अनदर। तो ये कंट्रास्ट है, यानी कि एक पार्ट सेल का दूसरे से, ये ना हो कि हमें सारी चीज़ें सही तरीके से प्रॉपर नज़र आनी चाहिए, सब कलरेशन ईज़िली नज़र आनी चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए। तो ये आपके पास है। दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही।